Welcome students. Today in this video we will learn about on equality. In this chapter we will learn about what is equality, why it is important in a democratic country, whether everyone is equal in India or not. So before going to start the chapter, we have to know the meaning of equality. Equality means it is a state of being equal, or we can say that it is a situation or state where all the members of a society or a group have the same status, right and opportunity. मतलब हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में और एक ग्रुप में हर मेंबर का अगर सेम स्टेटस, सेम राइट और सेम अपॉर्चुनिटी उन्हें दिया जाएगा तो वो सिचुएशन को या वो स्टेट को हम बोलेंगे इक्वालिटी. मतलब इसको हम इक्वालिटी को क्या बोलते हैं? समानता. सबको अगर सेम चांस, सेम स्टेटस, सेम अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले तो ही वो सिचुएशन को हम बोलेंगे इक्वालिटी. जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं, वोट देने के लिए सारे लोग खड़े हैं. यहाँ पे ये नहीं देखा गया है कि वुमेन को पहले चांस देना चाहिए, मेल को बाद में चांस देना चाहिए, या ये भी नहीं देखा गया है कि जो रिच पीपल हैं उन्हें पहले चांस दिया जाएगा और जो पुअर हैं उन्हें बाद में चांस दिया जाएगा. ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है. मतलब यहाँ पे वोट देने के लिए सबको इक्वल चांस दिया गया है. मतलब यहाँ पे इक्वालिटी प्रिवेल कर रहा है. ऐसे ही सोसाइटी में अगर हम देखें, हमारे सोसाइटी में भी सबको इक्वल चांस, इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया गया है. देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वल राइट्स टू वोट, जिसको कि हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी बोलते हैं. तो एडल्ट कौन है? एडल्ट वो लोग हैं जिनका एज 18 एंड 18 से ऊपर है, उनको हम एडल्ट बोलते हैं. तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है वो जो सिटीज़न जिनका कि एज 18 एंड 18 से ऊपर है, उनका राइट है वोट देने के लिए, चाहे वो कोई भी कास्ट के हो, कोई भी रिलीजन के हो, कोई भी जेंडर, कुछ भी जेंडर उनका हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, या चाहे उनका प्लेस ऑफ बर्थ मतलब जन्म स्थान कहीं पे भी हो. सबका इक्वल चांस है वोट देने का, सबका इक्वल राइट है वोट देने का. तो इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. तो ये जो आइडिया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, ये इक्वलिटी के ऊपर बेस होके बनाया गया है. मतलब सबको इक्वल राइट दिया गया है. और अगर हम इंडिया का बात करें या कोई भी कंट्री का बात करें, वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हमें देखा जाए तो इनइक्वल बिहेवियर होता ही है. इक्वलिटी ठीक से प्रिवेल नहीं कर पाता है. जैसे कि कभी कभी होता है इनकम को लेके, या फिर जो रिच एंड पुअर को लेके इनइक्वल बिहेवियर होता है, अनइक्वल बिहेवियर होता है, तो वहाँ पे इनइक्वलिटी प्रिवेल करता है. और इसको छोड़ के बीइंग पुअर, उसको छोड़ के क्या और भी बहुत सारा डिफरेंट वेज है जिसमें कि इनइक्वलिटी होता है. जैसे कि कास्ट सिस्टम एंड रिलीजन को लेके भी इनइक्वल बिहेवियर होता है. जैसे कि यहाँ पे मैं 2 एग्जांपल देना चाहूँगी, 2 स्टोरी के थ्रू. पहले हम लेते हैं कास्ट सिस्टम को. तो एक राइटर हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो कि दलित फैमिली से बिलोंग करते हैं. तो ये जो स्टोरी है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि के ऊपर आधारित है. तो उन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम है झूठन. तो उन्होंने वो झूठन जो किताब है उसमें अपने लाइफ के बारे में लिखा है. तो वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि वो जब छोटे थे, जब वो स्कूल जाते थे, उस टाइम उनका कास्ट को लेके, क्योंकि वो दलित थे, अनटचेबल थे, इसलिए उन्हें क्लासरूम में सबके साथ एक जगह पे बिठाया नहीं जाता था. उन्हें एक कोने पे ही बिठाया जाता था, नहीं तो डोर के पास बिठाया जाता था. और सब बच्चे जहाँ से पानी पीते थे वहाँ से पानी पीने के लिए भी इनको अलाउ नहीं किया जाता था ओम प्रकाश वाल्मीकि को. और एक दिन तो बात इतना बढ़ गया कि जो टीचर थे उन्होंने क्या किया, पूरा स्कूल को झाड़ू करने के लिए ओम प्रकाश वाल्मीकि को बोला था. तो ऐसे ही वो एक दिन पूरा झाड़ू किया. ऐसे ही बहुत सारे दिन, ऐसे 2-3 दिन उन्होंने कंटिन्यूसली पूरा स्कूल का वो झाड़ू करते थे. उन्हें वो कुछ भी नहीं पढ़ाई करते थे, बाकी जो फ्रेंड्स लोग हैं उनको वो पढ़ाई करते थे और ये झाड़ू करते थे. तो एक दिन उनके पिताजी उधर से जा रहे थे तो उन्होंने देख लिया. तो जब उन्होंने देखा तब ये सिलसिला बंद हुआ और उन्हें भी पढ़ने के लिए चांस मिला. तो ये जो है कि कास्ट सिस्टम को लेके यहाँ पे उनके प्रति इनइक्वल बिहेवियर किया गया है. वैसे ही रिलीजन को लेके अनदर स्टोरी है हमारे पास.
जो कि है मिस्टर एंड मिसेस अंसारी का। तो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी वो जब सिटी आते हैं तो उस टाइम क्या उन्हें घर चाहिए होता है रहने के लिए, तो वो घर देखने के लिए जाते हैं। तो वो बहुत सारे घर देखते हैं, उन्हें घर पसंद भी आता है, लेकिन फाइनली जब वो ओनर के पास जाते थे तो वो ओनर उनका नाम सुन के ही वो घर देने के लिए मना कर देता था, कोई भी रीज़न दे के वो मना कर देता था। तो ऐसे ही उन्होंने बहुत घर देखा, फिर भी उन्हें घर नहीं मिला, कोई भी उन्हें घर देने के लिए राज़ी नहीं हुए। तो उनको जो एक आदमी था जो कि उन्हें घर दिखा रहे थे, उन्होंने कहा कि आप अगर अपना रिलीजन, अपना सरनेम अगर चेंज कर देंगे, रिलीजन नहीं, आप अगर अपना सरनेम चेंज कर देंगे मिस्टर एंड मिसेस अंसारी से, अगर आप मिस्टर एंड मिसेस कुमार बन जाएंगे तो शायद आपको घर मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस अंसारी वो राज़ी नहीं होते हैं, वो अपना सरनेम चेंज नहीं करते हैं। बहुत सारा घर ढूंढने के बाद उन्हें फाइनली एक घर मिलता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बस रिच एंड पुअर के बेसिस पे नहीं, कास्ट सिस्टम और रिलीजन के बेसिस पे भी इनइक्वालिटी होता है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। तो डिग्निटी का मतलब क्या है? डिग्निटी का मतलब है सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हैं आप, साइड में है, जहाँ पे कि एक बच्चा खड़ा है, तो उसका काम है शू पॉलिश करना। तो ये एक्चुअली ये जो सीन है, ये एक मूवी है दीवार, उसका ये वो मूवी का ये सीन है। तो ये बच्चा शू पॉलिश करने के बाद ये जो दो आदमी रहते हैं वो क्या करते हैं, उसको पैसा फेंक के देते हैं। तो वो छोटा सा बच्चा वो बोलता है वहाँ पे कि आई पॉलिश शूज़, आई डोंट बेग, मतलब मैं शू पॉलिश कर रहा हूँ, मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, तो ये पैसा उठाइए और उठा के मेरे हाथ में दीजिए। तो यहाँ पे हमें उसका डिग्निटी, हमें उसका सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आवाज़ उठाना हम यहाँ पे देखते हैं। तो वैसे ही जबकि ओम प्रकाश वाल्मीकि और उसका फादर का डिग्निटी कब वायोलेट हुआ, जब वो टीचर ओम प्रकाश वाल्मीकि को पूरा स्कूल झाड़ू करने के लिए बोले। और वैसे ही अंसारीज का डिग्निटी कब हर्ट हुआ, जबकि उन्हें कोई भी घर देने के लिए राज़ी नहीं हो रहा था, बस उनका रिलीजन के लिए। तो यहाँ पे बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारीज, उन्हें ये डिज़र्व नहीं करते कि बस कास्ट के लिए या रिलीजन के लिए उनके प्रति कोई भी इनइक्वल बिहेवियर हो, वो भी सेम रेस्पेक्ट एंड सेम डिग्निटी डिज़र्व करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये तो हमें पता ही है। तो इंडियन जो इकोनॉमी है, यहाँ पे सबको इक्वालिटी दिया गया है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ पे कि हमारा सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा गया है, इंडिया का सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर पर्सन को इक्वल बोला गया है, मतलब हर पर्सन इक्वल है, सबको इक्वल राइट मिला है। तो ये जो इक्वालिटी रिकॉग्नाइज किया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका कुछ प्रोविजंस है, टोटल 4 प्रोविजंस है। फर्स्ट है एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ, मतलब हर इंसान लॉ के सामने इक्वल है, कोई भी, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, उसका कास्ट कोई भी हो, उसका रिलीजन कोई भी हो, सब इक्वल है। एंड सेकेंड है नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ एट्सेट्रा, मतलब कोई भी आदमी को, कोई भी इंसान को डिस्क्रिमिनेट, मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे उनका कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी जेंडर हो, या उनका प्लेस ऑफ बर्थ कहीं भी हो। देन थर्ड है एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेस लाइक प्लेग्राउंड, टेम्पल, मार्केट, वेल्स, रोड, शॉप्स एट्सेट्रा, मतलब हर इंसान को ये राइट है कि वो कहीं भी जा सकता है, वो कहीं भी फ्रीली मूव कर सकता है, जैसे कि जो भी पब्लिक प्लेसेस है, जैसे कि वो प्लेग्राउंड, टेम्पल, मार्केट, वेल, रोड। ऐसा नहीं बोला चाहिए कि आप ये कास्ट के हों, आप ये सब पब्लिक प्लेसेस में नहीं आ सकते, ऐसा नहीं बोला गया है। हर एक इंसान का राइट है कि वो सब पब्लिक प्लेस में जा सकता है। देन हमारा फोर्थ प्रोविज़न है अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबोलिश्ड। ये 6th क्लास में भी हमने पढ़ा था, जब अनटचेबिलिटी के बारे में पढ़े थे हम, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि अनटचेबिलिटी को इंडिया में ऑलरेडी बैन किया गया है, तो ये इंडिया में इसको बैन किया गया है। देन नेक्स्ट टॉपिक है 2 ways इन विच द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी, मतलब
कौन कौन सा वेज में गवर्नमेंट इक्वलिटी को इम्प्लीमेंट किया है। फर्स्ट है थ्रू लॉज एंड सेकेंड है थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम। मतलब फर्स्ट की बहुत सारा वो रूल रेगुलेशन एंड लॉज बनाए हैं एंड सेकेंड है बहुत सारा गवर्नमेंट बहुत सारा प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स बनाए हैं, जैसे कि मिड डे मील। यहाँ पे आप जो नीचे पिक्चर दिया गया है इसको आप देख के जान पा रहे होंगे कि कौन किस चीज़ का पिक्चर है। ये है मिड डे मील प्रोग्राम का पिक्चर, जहाँ की चाहे बच्चे कोई भी कास्ट के हों, कोई भी रिलीजन के हों, सब कोई एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। तो ये मिड डे मील प्रोग्राम का बेनिफिट क्या है? पहला तो कि सबको सब बच्चे को ये इक्वालिटी प्रिवेल होगा कंट्री में। देन सेकेंड है कि जो बच्चे पहले क्या होता था, बच्चे लंच के लिए जाते थे और फिर घर से फिर नहीं आते थे, तो यहाँ पे उनका पढ़ाई का नुकसान होता था और अटेंडेंस लेवल में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आता था। लेकिन मिड डे मील के बाद अटेंडेंस लेवल में इम्प्रूवमेंट भी आया। और नॉर्मली ये जो खाना बनाने का काम होता है स्कूल में, ये जो दलित वुमेन है उन्हें दिया जाता है। और ये जो प्रोग्राम है ये फर्स्ट तमिलनाडु में 2001 में फर्स्ट टाइम पे लॉन्च किया गया। देन जब सक्सेसफुली हुआ तमिलनाडु में, देन इसको पूरा कंट्री में लागू किया गया। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इश्यूज़ ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी। मतलब ये तो इंडिया में तो एक इशू है ही, वैसे बहुत सारे कंट्री में इक्वालिटी एक मेन इशू, एक की इशू है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं 1950s में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको कि हम USA बोलते हैं, वहाँ पे एक सिविल राइट मूवमेंट हुआ था। तो वो मूवमेंट कौन किए थे? जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे वो ये मूवमेंट किए थे। तो अफ्रीकन अमेरिकन मतलब जिनका कि जो वो अमेरिकन लोग जिनका ओरिजिन अफ्रीका है, तो ये लोग वहाँ पे एक सिविल राइट मूवमेंट किए थे। तो ये सिविल राइट मूवमेंट क्यों किए थे? तो पहले क्या था, रेस के हिसाब से उनका नेशनलिटी, मतलब वो कहाँ कौन से कंट्री के हैं। जैसे कि ब्लैक एंड वाइट अफ्रीकन पीपल, उनका अगर हम कलर का बात करें तो वो ब्लैक कम्प्लेक्शन के होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो अमेरिका में जो सब जिनका ओरिजिन अफ्रीका था, जो अफ्रीकन, उन्हें अफ्रीकन अमेरिकन बोला जाता था, और तो उनके प्रति इनइक्वल बिहेवियर होता था। जैसे कि उनके लिए अलग हॉस्पिटल था, अलग स्कूल्स था, और अगर बस में वो ट्रैवल कर रहे हैं तो पहले वाइट पीपल को बैठने के लिए दिया जाता था। देन अगर स्पेस है फिर जाके ब्लैक पीपल को बैठने के लिए बोला जाता था, नहीं तो उनका कोई भी राइट नहीं था बैठने के लिए। तो वहाँ पे जो ऊपर में जो आप पिक्चर देख रहे हैं, जो लेडी बैठी हैं वो है रोज़ा पार्क्स। तो एक दिन क्या हुआ, रोज़ा पार्क्स अपने काम ख़त्म करके वो आ रही थी, बहुत थकी हुई थी, तो वो बैठी थी बस पे। तो एक वाइट पीपल आया और वो उन्हें वहाँ से उठने के लिए बोला, लेकिन रोज़ा पार्क्स नहीं उठे और वो मना कर दिए कि वो नहीं उठेंगे और वो ऐसा रूल रेगुलेशन कुछ भी फॉलो नहीं करेंगे। फिर इससे स्टार्ट हुआ सिविल राइट मूवमेंट, जो कि 1950s में हुआ। और एट लास्ट 1964 में एक सिविल राइट एक्ट आया जो कि प्रोहिबिट किया ऑन द बेसिस ऑफ रेस एंड रिलीजन एंड नेशनल ओरिजिन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा बोल के एक सिविल राइट एक्ट बना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या क्या चैलेंज है। तो ये जो इनइक्वालिटी तो एक है ही, तो यहाँ पे और भी कुछ है जो जैसे कि और कुछ चैलेंजेस है, जैसे कि कोई भी कंट्री अपने आप को पूरा कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकता, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कम्युनिटीज़ या फिर इंडिविजुअल ऐसे भी हैं जो कि अपना आइडिया, वो जो समझते हैं डेमोक्रेसी के बारे में, वो अपना आइडिया को कभी कभी एक्सपांड करना चाहते हैं। तो इसके लिए कभी कभी गवर्नमेंट को बहुत सारा प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है। तो ये चैप्टर में हमने पढ़ा द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी, फिर इक्वालिटी इंडिया में प्रिवेल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देन इश्यूज़ ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी, देन चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। थैंक यू।